Hello guys, welcome to the biology classes. In this topic we will study about third life process, that is circulation और transportation. दो लाइफ प्रोसेसेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं और वो हैं न्यूट्रिशन और दूसरी जो हमने पढ़ी दैट इज रेस्पिरेशन. तो हम इस लाइफ प्रोसेस में इस टॉपिक में थर्ड लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे दैट इज सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन. जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन से आप क्या समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इसको तोड़ें तो ट्रांसपोर्टिंग समथिंग, किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं एंड दैट इज फूड प्लस वाटर. इस फूड प्लस वाटर का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना सिंपली दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन. और अब हम इसको ह्यूमन पर्सपेक्ट से समझते हैं कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन क्यों चाहिए. Why do we need transportation or circulatory system or circulation in human? इसको ऐसे समझते हैं, we all know that कि डाइजेशन में जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन में पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में ब्रेक करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में. ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के हर सेल को चाहिए होती है. दैट इज इट इज रिक्वायर्ड बाय ईच सेल ऑफ द body. Now in the second life process we studied that this glucose is broken down so that we can meet our energy requirement. मतलब ये ग्लूकोज टूटेगा, इसके टूटने से हमारे हर सेल को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. जब तक इसको एनर्जी नहीं मिलेगी ये काम नहीं कर सकता. तो ये एनर्जी मिलने के लिए हमारे पास एक दूसरा लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन. तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके, ये ऑक्सीजन सबसे पहले हमारे बॉडी के हर सेल तक जाता है, ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके टूटता है और एटीपी प्रोड्यूस होती है. सिमिलरली हर सेल से जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है जिसे लंग कहा जाता है वहां तक ट्रांसपोर्ट की जाती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ऑक्सीजन लंग्स से इनहेल की जाती है, तो ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. तो वी नो दैट देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज ब्लड. तो ब्लड के थ्रू जो भी ग्लूकोज है और गैसेस हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू है, ब्लड के थ्रू. अब ये ब्लड बहता कहाँ है, हाउ द ब्लड फ्लोज. तो वी नो दैट दिस ब्लड फ्लोज इन द वेसल्स और ट्यूब्स. हमारे बॉडी में बहुत पतली पतली ट्यूब्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है एंड कलेक्टिवली दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड एज वेसल्स. इसमें हम पढ़ेंगे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. नाउ हम जैसे ऑर्गेनिज्म में जो मल्टी सेलुलर है, कॉम्प्लेक्स है, एक ऑर्गन है जो इस ब्लड की सप्लाई को इंश्योर करता है कि ब्लड पूरे के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो एंड दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज हार्ट. तो बेसिकली इसी वजह से हमको सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन चाहिए हमारी बॉडी में, सो दैट सब्सटेंसेस कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. एज एवरी सेल हैज सम बेसिक रिक्वायरमेंट एंड दिस रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड. सो दिस इज वेयर आर सर्कुलेटरी सिस्टम कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सारी लाइफ प्रोसेसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. So this was the role of nutrition, this was the role of respiration, now come the role of circulatory system. So this is why we require circulation. Now the circulatory system consists of three parts. तो यहां पे मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की ही बात कर रहा हूं. तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके कितने पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं. सबसे पहले सर्कुलेशन किसका करेगा, एक फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है एंड हमारी बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं. वन इज ब्लड एंड अनदर इज लिम्फ. वी विल डिस्कस देम. दूसरा, हमें कुछ वेसल्स चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में ट्यूब चाहिए जिनके अंदर ये ब्लड फ्लो करेगा
So we have three types of vessels in our body. One is arteries, दूसरी हो गई वेन, और तीसरी हो गई कैपिलरीज. हम इनको भी डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड द थर्ड इज अ पंपिंग ऑर्गन. जैसे आपको कुएं से टॉप फ्लोर तक पानी पहुंचाना होता है तो वी यूज मोटर. सिमिलरली एक नेचुरल मोटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है. एंड दिस पंपिंग ऑर्गन इज कॉल्ड एज हार्ट. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. इस वीडियो में हम ब्लड को कवर करेंगे. लिम्फ वी विल कवर एट लास्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद लिम्फ को समझना ज्यादा आसान हो जाता है. सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ब्लड. अगर आपको याद होगा तो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है. बेसिकली रेड कलर का पिगमेंट है ये, सॉरी रेड कलर का फ्लूइड है. नाउ द ब्लड हैज 4 कंपोनेंट्स. अगर मैं पहले ब्लड का सपोज करो ये ट्यूब है, तो इस ट्यूब के अंदर ब्लड फ्लो करता है. तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज कॉल्ड एज रेड ब्लड सेल, जिसको आरबीसी कहते हैं. दूसरा है आपका व्हाइट ब्लड सेल, जिसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है. देन देयर आर सम स्मॉल सेल कॉल्ड एज प्लेटलेट, and finally a fluid that is called as plasma. Suppose this is a tube in which the blood is flowing. तो इस ट्यूब में जो लिक्विड पोर्शन है, the portion which is liquid and is flowing, that portion is called as plasma. ये पोर्शन क्या कहलाता है? प्लाज्मा. इसके अंदर कुछ सबसे ज्यादा अमाउंट में जो सेल पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट सेल, दीज आर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स. कुछ छोटे सेल्स पाए जाते हैं जिनका साइज छोटा होता है, दीज आर स्मॉलर इन साइज एंड दीज आर कॉल्ड एज प्लेटलेट्स. एंड फाइनली एक कलरलेस स्पेरिकल सेल्स हैं which have no color, so they are called as white blood cells. So collectively all the 4 component are called constitute the blood. ये चारों कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं? ब्लड बनाते हैं. अब एक एक करके इनके सारे कंपोनेंट को स्टडी करते हैं. आते हैं सबसे पहले रेड ब्लड सेल पे. इसका जो शेप होता है बाइकॉन्केव शेप है. बाइकॉन्केव का मतलब कुछ ऐसा शेप होगा इसका. ये हमारे बॉडी के वो सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. ये एक एक्सेप्शन भी है. दे कंटेन नो न्यूक्लियस. और ये ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ब्लड. नाउ रेड ब्लड सेल्स, जैसे कि इसके नाम से समझो, इसको इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. इराइथ्रोसाइट्स इसलिए कहा जाता है, इराइथ्रो का मतलब इरिथ्रिन, इरिथ्रिन का मतलब होता है रेड. तो ये जो सेल्स हैं ये कैसे कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं. और ये रेड कलर के क्यों हैं? क्योंकि इनमें एक पिगमेंट है जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन. इसी वजह से हमारे ब्लड का कलर भी रेड होता है. नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी? पिगमेंट का होना या रेड कलर का होना ये अपने आप में कोई फंक्शन नहीं हुआ. इसका मेन फंक्शन ये है कि आरबीसी कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी. ये ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी के हर पार्ट तक.
क्यों चाहिए ऑक्सीजन? ताकि रेस्पिरेशन हो सके। नाउ ये होता कैसे है, तो इसको समझते हैं। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, इसके पास ऑक्सीजन से बाइंड करने की कैपेसिटी होती है और बाइंड करके ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस फॉर्म में ये ब्लड में कैरी किया जाता है और जहां पे जिस सेल को चाहिए होगा वहां पे जब ब्लड रीच करता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर टूटेगा, तो क्या बनेगा? हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन किसके पास चले गई? सेल के पास चले गई और सेल ने अपनी रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड दैट इज प्रेजेंट इन द आरबीसी। आते हैं इसके दूसरे कंपोनेंट में, विच इज कॉल्ड एज व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी है। इनको ल्यूकोसाइट्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये कलरलेस होते हैं। सेकेंड, इनका जो शेप है नियरली स्पेरिकल होता है। हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी के अलग अलग फॉर्म हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो ये होता है, पहले समझना, इनको हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी, या इसको हमारे बॉडी का सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। डिफेंस का मतलब होता है बचाना। तो बेसिकली डब्ल्यूबीसी क्या करता है? ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। तो इट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा उसको उससे लड़ता है और उसको किल करता है। दूसरा, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पैथोजेंस। पैथोजन उसे कहा जाता है जो डिजीज कॉज करते हैं। तो ये हमें किससे बचाता है? पैथोजन से बचाता है। और इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। और बेसिकली एंटीबॉडीज ऐसी प्रोटीन है जो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब को किल करते हैं। एंड फाइनली इन सब की वजह से क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम बना रहता है। इट मेंटेन इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता कहलाती है इम्यून सिस्टम। तो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमें इजीली डिजीज नहीं होती है। तो ये काम किसका है? डब्ल्यूबीसी का। आते हैं तीसरे पार्ट में, दैट इज प्लाज्मा। ये आपका करीब करीब 55% पोर्शन बनाता है ब्लड का। मैक्सिमम पोर्शन जो ब्लड का फॉर्म होता है दैट इज बाय प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में 90 से 95% क्या है? पानी है, प्लस जो रिमेनिंग 5% और 7% है दैट इज प्रोटीन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा? और ये भी समझना, प्लाज्मा का जो कलर होता है इट इज पेल येलो इन कलर। धुंधला सा येलो कलर का इसका पिगमेंट तो क्या है? इसका कलर है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, पहला फंक्शन क्या है? आपने पढ़ा कि ग्लूकोज पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। तो वो ब्लड का कौन सा हिस्सा उसको ट्रांसपोर्ट करता है? दैट इज प्लाज्मा। तो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, और ऑब्वियस ही बात है वो न्यूट्रिएंट प्लाज्मा सॉल्युबल होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू ऑल सेल ऑफ बॉडी। इस न्यूट्रिएंट में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एमाइनो एसिड सब आ गए। दूसरा, इट कैरी नाइट्रोजनस वेस्ट। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको कैरी करता है कहां से? सेल से
किडनी तक। नाइट्रोजनस वेस्ट, हमारी बॉडी में जो यूरिन प्रोड्यूस होती है वो एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को भी किडनी तक ले जाने का काम किसका है? प्लाज्मा का है। तीसरा, इट कैरी CO2 इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। CO2 को और कहां से ले जाएगा? फ्रॉम सेल टू लंग्स। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल बनता है जिसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से कहां ले जाएगा? हमारे लंग्स तक ले जाएगा। और किस फॉर्म में ले जाता है? डिसॉल्व फॉर्म में, दैट इज कार्बोनेट के फॉर्म में ले जाता है। मोस्टली इट इज HCO3। इस फॉर्म में वो ऑक्सीजन को, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। सो दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ ब्लड, और ये है आपका प्लेटिलेट। मैंने प्लाज्मा में एक प्रोटीन का मेंशन नहीं किया, वो यहां मेंशन करूंगा। प्लेटिलेट्स आपके स्मॉल शेप सेल्स होते हैं। अब आते हैं इसके सीधा फंक्शन पे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। जब भी हमारी बॉडी के किसी पोर्शन में कोई कट होता है तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि ब्लड का बहना रुक जाता है और उस पोर्शन पे एक रेड कलर का क्लम्सी मास जैसा जमा हो जाता है। अगर आप उसको हटाएंगे तो फिर से ब्लड का फ्लो हो जाता है। तो बेसिकली दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब ये काम कैसे करता है? इसके लिए प्लेटिलेट में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। जब भी हमारी बॉडी के किसी पोर्शन में कोई कट होगा तो एक सिग्नल आता है कि ब्लड के जितने भी प्लेटिलेट होंगे वो उस कट वाले पोर्शन की तरफ को मूव करेंगे और वहां पे ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। हमारे प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं फिब्रिनोजेन। फाइबर प्रोटीन है। तो जैसे ही कट होगा, कट होने से प्लाज्मा उस पोर्शन में डिपॉजिट होंगे और डिपॉजिट होने से ये एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसे कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ये एंजाइम क्या करता है? फिब्रिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है फिब्रिन, और ये फिब्रिन क्या करेगा? जहां पे कट है वहां पे फाइबर्स की तरह ऐसे जमा होगा एंड बाय द एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज यहां पे एक मास बनेगा जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाएगा या ब्लड का बहना, उस पोर्शन से ब्लड का बाहर निकलना रुक जाएगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट। एंड रिमेंबर, इस थ्रोम्बोकाइनेज के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में जो क्लॉटिंग है वो एफिशिएंट हो, अच्छे रेट से हो, तो इसके लिए हमें अपनी डाइट में विटामिन के लेना चाहिए। So this is all about the blood. So that is all for today. In case if you have any query, you can let me know. Thank you.